हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से रिलेटेड है और होम साइंस जो भी पढ़ते हैं, जो होम साइंस पढ़ते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे ही हमारे मुंह में जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो भोजन एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, जैसे ही हमारे मुंह में जाता है तो दांत, जीभ और कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलकर भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दांतों के द्वारा उसको कुचने का कार्य या चबाने का कार्य किया जाता है और कुछ ग्लैंड्स हैं जो उसमें एंजाइम को मिलाते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टार्च का जो पाचन होता है वो मुंह में हो जाता है। ठीक है, तो मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है और मुंह में जो भोजन पचता है उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, यह एक फिजियोकेमिकल अर्थात भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है, तो भौतिक प्रक्रिया यानी कि दांतों के द्वारा कूचना और चबाना, और रासायनिक प्रक्रिया वह होती है जिसमें जैसे एंजाइम्स और लार का मिलना ही क्या कहलाता है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है, जिससे भोजन पचने में सहायक होता है। ठीक है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, तो मुंह में किस चीज़ का पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च किसका रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो मुंह में सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है। और पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण करना, ये पाचन का मुख्य कार्य होता है। जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो वह ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। और आपको पता ही है कि हर एक काम के लिए, हर एक वर्क के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हम भोजन करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हमें भूख लगना स्टार्ट हो जाता है और हम भोजन लेते हैं, फिर वो पचता है और ऊर्जा बनता है, फिर हमारा शरीर फिर रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि पाचन किसका होता है और किसका नहीं होता है। तो पाचन नहीं होता है, किसका नहीं होता है, तो जल का नहीं होता है, विटामिन का नहीं होता है और खनिज का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यानी कि माइक्रो होते हैं, माइक्रो लेवल के होते हैं, जिनका पाचन ज़रूरी नहीं होता है, या कह सकते हैं कि इनका पाचन ये पचने योग्य नहीं होते, इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या कह सकते हैं कि ये पहले से ही जो पचते हैं, यानी कि जो भी भोजन पचते हैं तो जिस रूप में आते हैं वो पहले से ही इसी रूप में रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत, इनके कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, इनको हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। और पाचन किसका होता है, तो कार्बोज का होता है, प्रोटीन का होता है और फैट का होता है। ठीक है, इन तीनों का ही पाचन होता है। इसमें सबसे जटिल पदार्थ है प्रोटीन, जिसका पाचन कई स्टेपों से होकर गुजरता है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो पाचन दो जगहों पर होता है। पाचन कहाँ कहाँ होता है, तो दो जगहों पे होता है, इसमें है। ठीक है, पाचन दो जगहों पे होता है, जैसे आहार नाल में और आहार नाल में पाचन होता है। ठीक है, और इसमें कुछ पाचक ग्रंथियां सहायक होती हैं जो भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में आहार नाल की सहायता करती हैं। यहाँ पे जान लेते हैं आहार नाल के बारे में। ठीक है, आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं, तो आहार नाल सबसे पहले जान लेते हैं, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है कि आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कितने फीट लंबा होता है।
ठीक है। तो 32 फीट लंबा होता है और 9 मीटर लंबा होता है। अगर फीट में देखा जाए तो ये 32 फीट होता है और मीटर में देखा जाए तो 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ठीक है। मुख गुहा यानी कि हमारा मुंह, माउथ, जिसको माउथ कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं और ओरल कैविटी भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर और पित्ताशय, अग्नाशय, आंत। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भोजन को पचाने में एलिमेंट्री कैनाल की सहायता करते हैं। ये दोनों मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट यानी कि माउथ कैविटी को, आहार मुख गुहा को। सबसे पहले हम लोग मुख गुहा को देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में माउथ कैविटी, बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहा जाता है। ये सारे नाम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप नाम को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो इस मुंह में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमेडिबुलर। ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, लार स्रावित करती हैं, जो भोजन को चिपचिपा और मुलायम बनाने का कार्य करता है। इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, जो मुख्य रूप से भोजन को पचाने में अपना योगदान देती है। तो देखिए, लार में पाए जाने वाले कुछ तत्व हैं जिनको जान लेते हैं। तो लार में कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम, जो क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो नीचे गिरे हुए चीज़ों को भी उठा के खा जाते हैं, फिर भी उनको कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह के लार में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं को मार देता है, मुंह में ही मार देता है। और जो बाकी के बच जाते हैं, अगर गलती से पेट में चले गए, तो हमारा जो अमाशय होता है वो क्या छोड़ता है, HCl छोड़ता है, जो क्या करता है, भोजन को पूरी तरह से पचाने का भी कार्य करता है और जितने भी कीटाणु होते हैं उनको मारने का भी कार्य करता है। ठीक है। इसलिए नीचे की छोटी मोटी चीज़ें अगर गिर जाती हैं, तो मान लीजिए अगर बच्चे खा लेते हैं तो उनको कुछ होता नहीं, क्योंकि बच्चों में सबसे ज़्यादा लार बनता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि लार में पाए जाने वाले तत्व क्या कौन कौन से हैं, तो लाइसोजाइम है जो जीवाणुओं को मारता है, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों मिलकर स्टार्च का पाचन करते हैं। हमने कहा था कि मुंह में ही क्या होता है, स्टार्च का पाचन हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। और चौथा है म्यूकस, ये भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है, लसलसा बनाने का कार्य करता है, ताकि आसानी से जो हमारे फूड पाइप में क्रमानुकुचन की क्रिया होती है वो आसानी से हो सके। आगे हम देखेंगे कि क्रमानुकुचन की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रास नली, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट है। अब हम आ जाते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल पे, ये आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। इसमें पाचन का कार्य नहीं होता है, इसमें एक क्रिया होती है जिसे क्रमानुकुचन क्रिया कहते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें भोजन को धीरे धीरे ढकेलने का कार्य किया जाता है। यह 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। मुख गुहा से आने वाला भोजन बोलस कहलाता है। इसमें जो भोजन का रूप जाता है हमारे आमाशय में, वो बोलस के फॉर्म में जाता है। जैसे बोलस, आप मुंह में भोजन लिए, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा मुंह चला के फिर उसको उगल दिए, तो वो बोलस के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। तो जो इस ग्रास नली में भोजन जाता है वह बोलस के फॉर्म में जाता है। ठीक है। और जैसे ही यह आमाशय में पहुंचता है और वहाँ पचता है तो काइम बन जाता है, ये हम देखेंगे। अब देख लेते हैं आमाशय। ठीक है। आमाशय यानी कि स्टमक, इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। तो अमाशय में भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, जैसे 4 घंटे तक रहता है। अतः इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ से आप, ठीक है, कार्डियक, फॉन्डियक और पाइलोरिक, ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फॉन्डियक और पाइलोरिक, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। ये अग्नाशय, इसको बाद में देखेंगे हम लोग, पैनक्रियास को इसके बाद देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, कार्डियक, ठीक है। यह क्या होता है? यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। कार्डियक क्या होता है? अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl का निर्माण होता है। अमाशय के सबसे ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं और इसमें HCl का निर्माण होता है, जो क्या करता है? भोजन को पूरी तरह से पचाने का कार्य करता है और जीवाणुनाशी भी होता है और भोजन को तोड़ने का कार्य, यानी कि पूरी तरह से पचाने का कार्य भी करता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है, अम्लीय बना देता है। यह क्या करता है? कार्डियक में क्या क्या होता है? ये पूछता है कि अमाशय के, ठीक है, अमाशय के किस पार्ट से HCl स्रावित होता है, ठीक है। तो ये आपका अमाशय के कार्डियक पार्ट में HCl का निर्माण होता है, जो भोजन को पूरी तरह से पचाने का कार्य करता है, ठीक है, और भोजन को अम्लीय बना देता है। अब दूसरा पार्ट है फांडिक। यह फांडिक में कांटानुमा संरचना पाई जाती है। कांटानुमा, इसमें क्या होता है? एक संरचना पाई जाती है जिसको रूजी कहते हैं। रोजी यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसको रूजी समझिएगा। जिसको क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं, ठीक है। तो यह एक कांटानुमा संरचना होती है। जब जैसे ही भोजन हमारे अमाशय में जाता है तो वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, और वह भोजन को अमाशय में 4 घंटे तक रोक के रखता है, ठीक है। यह क्या, रूजी क्या करता है? तो भोजन को रोक कर रखता है तथा भूखा रहने पर चुभता है। अगर हम भूखा भी रहते हैं तो कभी कभी हमारे पेट में चुभन टाइप का होता है, तो वहीं रूजी क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, जो चुभता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब पाइलोरिक। ये सबसे निचला पार्ट होता है, अमाशय का सबसे निचला पार्ट होता है। जैसे इस पार्ट में, अर्थात पाइलोरिक पार्ट में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं, ठीक है, जठर रस स्रावित करती हैं, जो 2 एंजाइम से मिलकर बना होता है। जठर रस कितने एंजाइम से मिलकर बना होता है? तो 2। और क्वेश्चन पूछता है कि जठर रस किस अमाशय के किस पार्ट में बनता है, या जठर रस कहाँ बनता है या कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय का जो पाइलोरिक पार्ट है, यानी कि सबसे जो निचला पार्ट है, वहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस का निर्माण करती है, ठीक है, जो 2 एंजाइम से मिलकर बनता है। जठर रस कितने एंजाइम से मिलकर बनता है? तो 2। जो पहला है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पे प्रोटीन पचा तो पेप्टोन का रूप ले लिया। प्रोटीन अभी पूरी तरह से पचा नहीं है, ये पेप्टोन के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। प्रोटीन क्या हुआ है? जब पेप्सिन मिला है तो प्रोटीन टूट के पेप्टोन में बदल गया है। अभी प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे उसके बाद है लीवर और पित्ताशय, ठीक है, लीवर और पित्ताशय। हाँ, अब इसको जान लेते हैं कि लीवर क्या होता है और इसका काम क्या होता है, और पित्ताशय क्या होता है। तो लीवर पित्त का निर्माण करते हैं। लीवर क्या करते हैं? अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं कि जो गॉल ब्लैडर होता है वही पित्त का निर्माण करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लीवर क्या करता है? पित्त का निर्माण करता है, और जो पित्ताशय होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर जो होता है, वो
उसको इकट्ठा करके स्टोर करके रखता है, रखने का कार्य करता है। तो लीवर पित्त का निर्माण करता है जो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। पहले भोजन क्या हुआ था, जब HCl मिला था तो वो क्षारीय हो गया था, और क्षारीय भोजन आगे चल के पचता नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो यह क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। साथ ही साथ यह वसा का पाचन, ठीक है, वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वसा के पाचन को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पित्ताशय को पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करने का कार्य कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन करता है, जो छोटी आंत से स्रावित होता है, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और वसा को पचाने की क्रिया क्या कहलाती है, इमल्सिफिकेशन कहलाती है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज को, ठीक है। हाँ, तो पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, यह एक ग्रंथि है। क्या है, यह एक ग्रंथि है जो पूर्ण पाचक रस छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। पूर्ण पाचक रस कह सकते हैं या एंजाइम कह सकते हैं, जिसे लेट कहते हैं, LAT, लेट, ठीक है। इसे उत्तेजित करने का कार्य, यानी कि लेट नामक एंजाइम छोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन क्या इसको उत्तेजित करता है, तो यही कह रहा है, इसे उत्तेजित करने के लिए, यानी कि पैनक्रियाज को उत्तेजित करने के लिए सेक्रेटिन नामक हार्मोन वर्क करता है, ठीक है, जो छोटी आंत से स्रावित होता है। सेक्रेटिन नामक हार्मोन क्या करता है, पैनक्रियाज को उत्तेजित करता है ताकि तुम लेट नामक एंजाइम को छोड़ो, जिससे भोजन पूरी तरह से पचे, ठीक है। तो इसमें है लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, तो फैट अर्थात वसा, लिपिड का ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। फैट कहिए, वसा कहिए या लिपिड कहिए, ये फैट को यानी कि वसा को पचाने का कार्य करता है। वसा को पचाने का कार्य कौन करता है, तो लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। जो भी हमारे मुंह से बच जाता है स्टार्च, जिनका पाचन नहीं हो पाता है, वो जब आते हैं आमाशय में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनका पाचन पूरी तरह से हो जाता है। अब और टिप्सिन क्या करते हैं, तो प्रोटीन को जो पेप्टोन में बदला था उसको पेप्टाइड में बदल देते हैं। अर्थात टिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। आगे देख लेते हैं। अभी भी प्रोटीन का पाचन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यह क्या करता है, लेट नामक LAT, लेट नामक एंजाइम छोड़ता है लाइपेज, एमाइलेज और टिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अर्थात प्रोटीन जो पेप्टोन रूप में था उसको पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये लेट नामक एंजाइम कौन छोड़ता है, तो हमारा पैनक्रियाज छोड़ता है। हम पढ़ चुके हैं कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक, यह हमारे अमाशय का पार्ट है। लीवर, पित्ताशय भी जान गए हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, और ये लीवर है, ठीक है। और यह डक्ट है, यानी कि यहीं से होके भोजन में ये गॉल ब्लैडर से गॉल यानी कि जिसको पित्त कहते हैं, वो यहाँ से होके स्रावित होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें पाचन अवशोषण का कार्य पूर्ण होता है,
इसमें क्या होता है, तो पाचन और अवशोषण का कार्य पूर्ण होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो 3। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। ठीक है, पहला क्या है, तो ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम है और तीसरा इलियम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ड्यूडेनम। सबसे पहले जान लेते हैं ड्यूडेनम को। इसमें सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, ड्यूडेनम क्या करता है, तो यह कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन नामक, हमने पहले ही बताया था कि छोटी आंत क्या करती है, तो सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। सेक्रेटिन क्या करता है, तो लीवर को उत्तेजित करता है कि तुम क्या गाल छोड़ो, गाल यानी कि पित्त छोड़ो। और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन क्या करता है, ये उसको पैनक्रियास को उत्तेजित करता है कि तुम लेट नामक एंजाइम छोड़ो। ये मैंने पहले ही बता दिया है। जेजुनम क्या करता है, भोजन को फैलने के लिए, इसमें कोई पाचन का कार्य नहीं होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन नामक और सेक्रेटिन नामक एंजाइम ये क्या करता है, ये छोड़ता है। और जेजुनम क्या करता है, जेजुनम में कोई भी भोजन का पचने का कार्य नहीं होता है। यह भोजन को सिर्फ फैलने के लिए जगह देता है। ठीक है, इलियम इलियम वाले पार्ट में इलियम में इरेप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, इलियम वाले पार्ट में मुख्य रूप से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो पेप्टाइड यानी कि जो प्रोटीन का रूप है, पेप्टाइड जो पचते पचते पेप्टाइड के फॉर्म में आया है, वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। यानी कि इलियम में भोजन आकर पूरी तरह से पच जाता है। ठीक है, इलियम वाले पार्ट में भोजन आकर पूरी तरह से पच जाता है, और जो भी इसमें से प्रोटीन विटामिन होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बाकी एब्जॉर्बेशन का कार्य और यहाँ पे एब्जॉर्बेशन का कार्य और डाइजेशन का कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। कई अमीनो अम्ल मिलके ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। यानी कि प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम पार्ट अमीनो अम्ल होता है, जो शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और भी एंजाइम निकलते हैं, जिनको सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी एंजाइम निकलते हैं, जिनको सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है, जैसे माल्टेज नामक एंजाइम, सुक्रेज नामक एंजाइम, गैलेक्टेज नामक एंजाइम, इरेप्सिन मैंने पहले ही बताया, इरेप्सिन भी यहाँ से निकलता है, जो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, यहीं पे बताए हैं कि इसमें कई तरह के एंजाइम निकलते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, इरेप्सिन। तो मेनली आपका है इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन के ही बारे में जानेंगे। जैसे अब इतना तो इजी पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, हो सकता है कि पूछ भी सकता है, तो जान लेते हैं कि माल्टेज क्या करता है, तो माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज क्या करता है, तो सुक्रोज को पचाता है। गैलेक्टेज क्या होता है, तो ग्लैक्टोज को पचाता है। और आप जानते ही इरेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, तो पेप्टाइड जो प्रोटीन का फॉर्म है, उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है, जिनको सामूहिक रूप से सक्कस इंट्रिगस कहते हैं। इलियम पार्ट में जो भी, ठीक है, फिर से ध्यान से समझिए, इलियम पार्ट से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं, उनको सामूहिक रूप से सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, तो माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज और इरेप्सिन। माल्टेज किसको पचाता है, तो माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज किसको पचाता है, तो सुक्रोज को पचाता है। गैलेक्टेज किसको पचाता है, तो ग्लैक्टोज को पचाता है। और इरेप्सिन किसको पचाता है, तो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है,
ये आपका स्मॉल इंस्टेटाइन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कोलोन, ये है आपका बड़ी आंत। ठीक है, इसके बारे में हमने कुछ लिखा नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, हाँ, ये आपका बड़ी आंत है, इसको कोलोन भी कहा जाता है। इसमें आपका छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पच जाता है। इसमें सिर्फ जल के अवशोषण का कार्य होता है। आपके बड़ी आंत में क्या होता है, जल के अवशोषण का कार्य होता है। ये आपका बड़ी आंत है। ठीक, यहाँ तक। और ये इसके कोलोन्स हैं। ठीक, और ये आपका गुदा है, एनस है, जहाँ से भोजन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, आपके बड़ी आंत में ये वाला डिसेंडिंग कोलोन कहलाता है, ये एसेंडिंग कोलोन कहलाता है, और ये ट्रांसफर कोलोन कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। और इसमें एक ये लटका हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको सीकम कहते हैं। ठीक है, ये घास वास को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, और इसको रेक्टम कहते हैं, जहाँ पे मल कुछ देर तक आके रुकता है, और एनस से क्या होता है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कोलोन कहते हैं। ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन है, और ये ट्रांसफर कोलोन है, और ये सिग्मोइड कोलोन है। क्योंकि ये आधा है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलोन कहा जाता है। और ये आपका सिकम है। ठीक है, जो हम में छोटा पाया जाता है और जानवरों में बड़ा पाया जाता है, जो मुख्य रूप से घास भूस को पचाने में का योगदान देता है। इसमें कौन सा कार्य होता है, तो इसमें जल अवशोषण का कार्य, ठीक है, जल अवशोषण का कार्य संपन्न होता है, और इस तरह पाचन पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है, अब पाचन के चरण के बारे में जान लेते हैं। तो पाचन किन किन चरणों से होकर गुजरता है, तो पाचन 5 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले है इंजेशन, यानी इंजेशन क्या कहलाता है, जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, यानी कि अंतःकरण। उसके बाद डाइजेशन होता है। ठीक, जैसे वो हमारे फूड पाइप से होते हुए अमाशय में जाता है, अमाशय में पचता है, फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, और फिर इस तरह पाचन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अवशोषण का कार्य होता है। पाचन और अवशोषण आपका छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, और बड़ी आंत में जाके सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद स्वांगीकरण, यानी ऊर्जा बनाने की क्रिया होती है, और ऊर्जा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो एसिमिलेशन। और उसके बाद उत्सर्जन, डिफेक्शन, जो मुख्य रूप से कौन करता है, गुदा करता है, एनस करता है। ठीक है, और भोजन के कुछ रूप हैं, इसको भी जान लेते हैं। प्रोटीन के रूप को भी समझेंगे कि प्रोटीन कैसे कैसे होके कितने स्टेप से होके गुजरा और कैसे पचा। ठीक है, तो भोजन के कुछ रूप होते हैं, वो अगर थाली में रहता है तो भोजन के फॉर्म में रहता है, मुंह में जैसे ही जाता है तो बोलस के फॉर्म में हो जाता है, और मुंह से जैसे ही अमाशय में जाता है तो वो कायम के रूप में बदल जाता है, और कायम जैसे ही आपके पूरी तरह से पच के रेक्टम में चला जाता है, जहाँ से उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तो वो काइल का फॉर्म होता है। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुंह थाली में था तो क्या था, भोजन था, मुंह में आया तो बोलस आया, और काइल जो हम उल्टी करते हैं उसको काइम कहते हैं, उल्टी को क्या कहते हैं, काइम। और जो मुंह में से अगर उगलते हैं, मुंह में डाल के फिर थोड़ा सा कूच काच के अगर उगलते हैं तो उसको बोलस कहते हैं, और जैसे ही वो हमारे पेट में जाता है फिर हम उल्टी कर देते हैं तो वो काइम का फॉर्म होता है। ठीक है, काइम का फॉर्म होता है। उसके बाद जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं भोजन को, जब एब्जॉर्ब करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, तो वो काइल के फॉर्म में होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, तो प्रोटीन अमाशय में पेप्सिन, अमाशय का पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में था तो प्रोटीन में
क्या मिला, पेप्सिन मिला, जो क्या किस में तोड़ दिया, तो पेप्टोन में तोड़ दिया। पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को तो पेप्टोन में तोड़ दिया। ये किस में हुआ, ये प्रोसेस किस में हुआ, तो अमाशय में हुआ। उसके बाद जब ये पेप्टोन आगे बढ़ा तो अग्नाशय का ट्रिप्सिन पेप्टोन को क्या किया, पेप्टाइड में बदल दिया। किस में बदल दिया, पेप्टाइड में बदल दिया। उसके बाद जैसे ही वो छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। इस तरह प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है।